क्या हाल है बच्चा लोग? मजे मजे में हो ना? बढ़िया ना? एकदम फर्स्ट क्लास। वाह, क्या बात है भाई। बच्चे तो आज तक एकदम आजकल हिलाए हुए हैं। ऐसे ही हिलाते रहो बेटा, एकदम कमाल हो जाएगा। है कि नहीं? और कोई नहीं रोक सकता है तुमको compete करने से। जिस तरह से मन लगा के पढ़ रहे हो ना, एकदम इसको आगे बढ़ाते रहो। एकदम एक्सोलेटर दिए रहो, चापे रहो। ठीक है? और एकदम जीवन में आगे बढ़ते रहो, खूब ऊंचाई को छुओ। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बुलंद रहो। और बुलंद रहते हुए अपना तैयारी जोर शोर से करते रहो। है ना? एकदम कहीं से कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। खूब बढ़िया खाओ, खूब खेलो टहलो और खूब पढ़ो। इतना ही काम अभी रखो, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है? ना कोई बाबू, ना कोई सोना, ना कोई कुछ नहीं। बस एकदम लगे रहो, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। ठीक? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो आइए, आज मैग्नेटिक्स का दूसरा लेक्चर ले रहे हैं हम उन बच्चों के लिए जिनको 2026 में IIT जेईई और नीट का एग्जाम देना है। तो उन बच्चों के लिए कुछ और क्वेश्चंस लेकर हम आए हैं। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, उसको सॉल्व करेंगे। उसके थ्रू आपको कॉन्सेप्ट देंगे और देखते हैं कि आप कितना उसको समझ पाते हैं, कितना उसका लाभ उठा पाते हैं। क्योंकि हमारा जो रिजल्ट आएगा, आपका नहीं मेरा भी, अगर आप कंप्लीट कर गए तो समझिए कि मैं भी पास हो गया। और दूसरा बात नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ। आप कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, हमेशा करेंगे। ठीक? और यदि आप पास तो मैं भी पास। क्योंकि विद्यार्थी अच्छा करे मतलब टीचर अच्छा। अब विद्यार्थी यदि असफल हो गया मतलब टीचर गधा। यही हमारा मानना है। तो आइए, विद्यार्थी तो बिल्कुल एक आटे की लोई जैसा है, जैसा चाहिए वैसा डाल दीजिए। बिल्कुल मिट्टी का, गीली मिट्टी जैसा है। अगर नहीं डाल पाए तो हमारा दोष है, आपका कोई दोष नहीं है। लेकिन हाँ, आप पढ़ते रहिए, अपना कर्म करते रहिए। तो आइए पढ़ते हैं आज मैग्नेटिक्स और अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा। एक क्वेश्चन हमारे सामने देखिए आ रहा है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लूप इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस लूप का कौन सा पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम में है? देखिए इसको कैसे सोचेंगे। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जिस स्थिति में भी वस्तु है इक्विलिब्रियम में, वहां से यदि उसको डिस्टर्ब करके छोड़ दें तो पुनः वापस आ जाएगा, पुनः वापस आ जाएगा। ये होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरी बात, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि नेट फोर्स जीरो और नेट टॉर्क भी जीरो। ये दूसरी बात इक्विलिब्रियम में। और तीसरी बात यह है बेटा यहाँ पे कि जब भी किसी करंट कैरिंग लूप हो और मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ हो, क्या हो? एक लूप हो जिसमें करंट हो और मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ हो, तो वह लूप एक मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। क्या होता है? मैग्नेट जैसा बिहेव करता है लूप, जब उसमें करंट होता है और उसका एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। कितना मैग्नेटिक मोमेंट होता है भाई? उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो होता है आई ए वेक्टर, जहां आई क्या है? उसका करंट है। और ए क्या है? एरिया वेक्टर। ए क्या है? एरिया वेक्टर। अब बेटा देखिए, किसी लूप पे या किसी मैग्नेट पे जो टॉर्क होता है, टॉर्क, वो होता है M क्रॉस B। जब भी किसी मैग्नेट को या लूप को जिसमें करंट हो अगर फील्ड में रखा जाता है तो उस पर टॉर्क लगता है M क्रॉस B। अब इस इक्विलिब्रियम के लिए टॉर्क को तो जीरो होना चाहिए। तो टॉर्क को जब जीरो करेंगे बेटा, तो टॉर्क जीरो कब होगा? ये ए बी साइन थीटा होता है ना, ए बी साइन थीटा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये होता है एम बी साइन थीटा। और टॉर्क को जब हम बेटा जीरो करेंगे ना, टॉर्क को यदि जीरो करेंगे इक्विलिब्रियम के लिए, तो साइन थीटा जीरो हो जाता है। तो साइन थीटा जीरो होकर के यहां से थीटा का दो वैल्यू देता है, 0 डिग्री और पाई। अब ये थीटा क्या है? तो एंगल है किसके बीच? एम और बी के बीच। और एम किधर होगा? एरिया वेक्टर की तरफ। तो एरिया वेक्टर और बी के बीच यदि 0 डिग्री का एंगल बनेगा तब इक्विलिब्रियम होगा, और 180 डिग्री का एंगल बनेगा तब इक्विलिब्रियम होगा। आप याद रखिएगा कि जब भी 0 डिग्री का एंगल बनता है एम और बी के बीच, वही स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। क्या होता है? स्टेबल। मतलब वहां से अगर उसको घुमा के छोड़ देंगे बॉडी को, तो पुनः वापस आ जाएगा, उसी जगह आ जाएगा। ठीक है ना? उसी जगह वापस आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इस फिगर में
बी किधर दिखाया गया है, ए से शुरू करते हैं। ए फिगर में जो बी है वाई के लॉन्ग है, जबकि लूप का एरिया वेक्टर देखेंगे, एरिया कैसे लेते हैं, एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर लेते हैं और करंट के डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करते हैं। तो यहाँ पे बेटा एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, एक्स की तरफ है, जबकि फील्ड वाई की तरफ है। तो थीटा 0 डिग्री नहीं हुआ, हमको 0 देखना है। 0 में स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। क्यों होता है ये भी आपको हम समझा देंगे, घबराइए नहीं। अब बेटा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट लेंगे ए वेक्टर की तरफ से, इसका ए वेक्टर अंदर है और फील्ड है वाई की तरफ। तो एरिया वेक्टर और फील्ड में 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे ये भी नहीं होगा। यहां देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो लूप है एक्स वाई प्लेन में है। तो एक्स वाई प्लेन में अगर लूप है, एरिया है, तो उसका परपेंडिकुलर वाई हुआ, तो एरिया वेक्टर वाई की तरफ होगा। अब पॉजिटिव वाई की निगेटिव वाई, तो देखिए करंट जो आ रहा है ऐसे आ रहा है, करंट ऐसे आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज फिंगर को जब हम कर्ल करेंगे तो ये थंब ऊपर की तरफ जाएगा। थंब किधर चला जाएगा, ऊपर की तरफ। और थंब जब ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे हमारा एरिया वेक्टर हो जाएगा ऊपर की तरफ। तो मूवमेंट हो जाएगा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ मूवमेंट हो जाएगा। और यहाँ पे जो फील्ड है, जो फील्ड है यहाँ पे, वो भी ऊपर की तरफ ही है। ये फील्ड जो है ऊपर की तरफ है, ऐसे है, ऐसे दिखाया गया ऑप्शन में। तो यहाँ पे देखिए फील्ड और एरिया वेक्टर जो है आपस में पैरेलल हो गया, 0 डिग्री का एंगल बना दिया। और 0 होने पर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो यही वो पोजीशन है जहां पे कि हमारा लूप स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। जब 180 बनेगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। कोई बच्चा बोलता है कि कैसे सर, देखिए ऐसे बेटा, आप लूप को भूल जाइए अभी। थोड़ा सा एक मैग्नेट को समझिए कि एक मैग्नेट है मेरे पास। सपोज कर लीजिए कि एक मैग्नेट है और उसका एक्सटर्नल फील्ड बी में रख दिए हैं। ये हमारे पास एक मैग्नेट है, सपोज कीजिए कि ये मैग्नेट है। अब इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो होता क्या है कि यदि मैग्नेटिक मोमेंट को आप पैरेलल कर देंगे बी के पैरेलल कर देंगे तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, उसका टॉर्क 0 हो जाएगा। क्योंकि टॉर्क होता है एम क्रॉस बी, टॉर्क 0 करेंगे तो 0 डिग्री पे इक्विलिब्रियम आएगा। तो अगर हम अपने मैग्नेटिक मोमेंट को, देखिए ध्यान से सीखिएगा, अगर अपने मैग्नेटिक मोमेंट को फील्ड के डायरेक्शन में कर दें, देखिए ऐसे कर दें। मान लीजिए कि मेरा मैग्नेट ऐसे आ गया पिंक पोजीशन में, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर हो गया और फील्ड भी इधर है, तो 0 डिग्री एंगल बन गया, इक्विलिब्रियम हो गया, अभी समझाए हैं। अब यदि इस मैग्नेट को हम थोड़ा सा मोड़ के डिस्टर्ब करके इधर और छोड़ दें, इस पिंक पोजीशन से व्हाइट पोजीशन में मैग्नेट को ले आए और छोड़ दें, तो देखिए क्या होगा, टॉर्क किधर लगेगा, एम क्रॉस बी। एम किधर है, इधर, और बी किधर है, इधर। तो एम क्रॉस बी जब करेंगे तो टॉर्क क्लॉकवाइज लग जाएगा, मतलब डिस्टरबेंस हुआ एंटी क्लॉकवाइज, हमने इधर डिस्टर्ब किया और टॉर्क लग रहा है क्लॉकवाइज, इसलिए वापस यहीं पे आ जाएगा, वापस यहीं पे आ जाएगा, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो इसीलिए हमने कहा था कि 0 में स्टेबल होता है। क्यों, सो समझा दिया। आप कहेंगे कि यहाँ तो लूप है जिसमें करंट है, तो करंट कैरिंग लूप भी बेटा एक मैग्नेट ही होता है, इसलिए हमने मैग्नेट का एग्जांपल देकर समझा दिया। अगर यहाँ पे पाई की बात करेंगे आप, तो देखिए यदि पाई होता कि फील्ड इधर लेते हम और मैग्नेटिक मोमेंट को उल्टा लेते, मतलब मैग्नेट को यदि ऐसे रख देते कि यहाँ साउथ है, यहाँ नॉर्थ है, और मोमेंट इधर कर देते इस तरह से, तो एम और बी एक दूसरे के अपोजिट हो जाता, तो भी इक्विलिब्रियम होता। लेकिन यहाँ क्या है कि यदि आप डिस्टर्ब करेंगे, जैसे मान लीजिए कि मैग्नेट को हम घुमा दिए, ऐसे किसी भी तरह घुमा दीजिए। अगर मैग्नेट को हम इस तरह से घुमा दें, इस पोजीशन में ले आए, देखिए ऐसे घुमा दिए, ऐसे ऐसे, तो यहाँ साउथ आ गया, यहाँ नॉर्थ। तो अब क्या होगा बेटा कि इसका मूवमेंट साउथ से नॉर्थ की तरफ इधर हो जाएगा। तो जो टॉर्क लगेगा एम क्रॉस बी, एम इधर है और बी इधर है, तो टॉर्क ऐसे लग जाएगा। तो होगा क्या कि हमने इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया था, ऐसे ऐसे मूवमेंट को ऐसे मोड़ के छोड़ा था, ये और घूम जाएगा। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी एम और बी के बीच पाई का एंगल बने तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, 0 का एंगल बने तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। आई बात समझ में। और हर करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेट ही होता है, तो मूवमेंट की जगह आप आई ए भी रख सकते हैं, आई ए वेक्टर। समझ गए ना, यही बात है।
तो आप जरा इसको ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में अगर चलते हैं तो यहाँ तो आप देख ही सकते हैं कि बी इधर है और एरिया वेक्टर कुछ इधर होगा, ऐसे है, यू प्रिंटेड है, ये वाई जेड प्लेन में है, यहाँ पे वाई जेड प्लेन में है, तो वाई जेड प्लेन में है, तो यहाँ जो परपेंडिकुलर होगा एक्स होगा, और परपेंडिकुलर एक्स है, और करंट जब हम देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ भी करंट आ रहा है, तो एरिया वेक्टर इधर ही हो जाएगा, यानी कि मूवमेंट हमारा इधर ही हो जाएगा। तो ये भी स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये भी स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और ये भी स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये दोनों स्टेबल इक्विलिब्रियम है। हाँ, अगर इसी में करंट को हम जो फील्ड दिए थे इस क्वेश्चन में, अगर फील्ड ऊपर में करके नीचे किए होते तो 180 डिग्री का एंगल बनता ए और बी के बीच, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाता ये ऑप्शन में। ठीक है ना, समझ में आई बात? तो हमने एरो बदल दिया था, इसलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। यदि एरो नीचे कर देंगे तो अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि पाई का एंगल बन जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और हमने सारा कुछ अच्छे से समझाया है डिटेल्स में। ठीक, तो ये बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा इस क्वेश्चन का रिजल्ट याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन हमारे सामने है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो मैं तो चाहूंगा कि इसका रिजल्ट आपको बिल्कुल एकदम टिप्स पे याद हो, कभी कोई दिक्कत नहीं आए आपको। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि प्लास्टिक डिस्क ऑफ रेडियस r हैज ए चार्ज q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस। इफ द डिस्क इज रोटेटेड एट एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा अबाउट इन एक्सिस, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द डिस्क इज। बेटा देखिए कहता है कि हमारे पास एक डिस्क है, प्लास्टिक का बना हुआ है। प्लास्टिक का बना होना का मतलब है कि नॉन कंडक्टिंग है, और इस पर चार्ज दे दिया है, पूरा इसके सरफेस में फैला दिए, ऐसे पूरा ये फैला दिए। तो कहता ये है कि इसके सेंटर पर मैग्नेटिक इंडक्शन क्या हो। बेटा इसको ऐसे सोचिए कि जो डिस्क होता है क्या है, प्याज जो आप लेते हैं, प्याज का जो सैलेड बनाते हैं हम लोग, तो उससे जो स्लाइस कटता है गोल गोल, वही डिस्क है। अब क्या उसकी बनावट देखेंगे, उसको खोलेंगे तो रिंग की तरह खुल जाता है, उसमें बहुत सारे रिंग निकलते हैं। जब उसको खोलेंगे तो बीच में खाली रहेगा, और ऐसे ऐसे रिंग बनेगा अंगूठी की तरह। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि इसमें बहुत सारे रिंग बने हुए हैं, अलग अलग रेडियस के, कोई छोटा रिंग है, कोई बड़ा रिंग है। तो मान लीजिए कि रेडियस इसका एक्स ले लिया हम रिंग का, और इसका जो चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है, ये इसकी चौड़ाई dx ले लिया हमने। कहेंगे कि रिंग से क्या फायदा? बेटा रिंग से ये फायदा है कि यदि हम रिंग में करंट निकाल लें, रिंग में क्या निकाल लें, करंट निकाल लें, तो रिंग के सेंटर पे फील्ड पता है, रिंग के सेंटर पे फील्ड पता है कि यदि किसी सर्कल में करंट आई हो तो उसके सेंटर पे फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई 2r होता है, r रेडियस है। तो सबसे पहले बेटा आई निकालिए। अब आई निकालने का तरीका आपको हम पहले भी बताए हैं, फिर बता दे रहे हैं। आई देखिए बेटा, इसको ऐसे निकालते हैं कि यदि इस रिंग को एक चक्कर मार दें, तो यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन हमने ग्रीन से दिखाया है, इसका पूरा चार्ज इस क्रॉस सेक्शन से पास कर जाएगा एक चक्कर मारने में। सपोज कीजिए यहाँ से स्टार्ट किया तो धीरे धीरे करके पूरा रिंग इस हरे वाले क्रॉस सेक्शन से गुजर जाएगा। तो रिंग पे जितना चार्ज होगा वो पूरा चार्ज पास करेगा। और रिंग पे चार्ज कितना होगा, देखिए रिंग पे चार्ज निकालेंगे हम लोग, चार्ज ऑन रिंग। देखिए कैसे निकालते हैं, चार्ज ऑन रिंग। जब भी आपको चार्ज निकालना हो तो सबसे पहले उसका डेंसिटी लिख दीजिए, चार्ज का कि कौन सा डेंसिटी है। तो चार्ज बेटा यहाँ पूरा जो दिया गया है एरिया में, एरिया में है तो यूनिट एरिया में निकाल दीजिए। कहीं चार्ज अगर लेंथ में रहे तो लेंथ में, यूनिट लेंथ में निकालिए, वॉल्यूम में रहे तो यूनिट वॉल्यूम में निकालिए। तो किसी पर भी चार्ज निकालना हो तो पहले डेंसिटी निकाल दीजिए। तो डेंसिटी यहाँ कैसे निकालेंगे, टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है Q, और किस पर दिया हुआ है, डिस्क पर, और डिस्क का रेडियस कितना है r। तो Q बटा एरिया कर दीजिए पाई r स्क्वायर, ये हो गया डेंसिटी। यूनिट एरिया पर इतना चार्ज है, यूनिट एरिया पर, एक एरिया। तो एक एरिया पर यदि इतना चार्ज है तो इस रिंग के पूरे एरिया पर कितना चार्ज होगा, इसका पूरा एरिया कितना हो जाएगा, इसको काट के सीधा कर दीजिए। तो इसका लंबाई हो जाएगा 2 पाई x
इंटू चौड़ाई dx, यही तो हो जाएगा। इसको काट के बेल्ट बना दीजिए तो 2 पाई आर इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई। अब क्या है बेटा कि पाई से पाई कट गया तो यह हो गया क्यू बटा आर स्क्वायर 2x dx। ये हो गया चार्ज ऑन रिंग। रिंग का चार्ज निकल गया, रिंग के ऊपर चार्ज निकल गया। अब रिंग पे जब चार्ज निकल गया तो करंट कैसे निकालेंगे? करंट क्या होता है, एक चक्कर जब ये मार रहा है तो पूरा चार्ज क्यू इससे पास करना है, और एक चक्कर मारने का समय क्या होता है 2 पाई बटा ओमेगा, जहां ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होता है। तो करंट जब आप निकालोगे ना, करंट, तो आप ऐसे लिखो आई इज इक्वल टू चार्ज क्यू बटा टी, फॉर्मूला होता है, और चार्ज यहाँ कितना पास कर रहा है क्यू बाई आर स्क्वायर एक्स डी एक्स, और टी कितना है 2 पाई बाई ओमेगा। ये टाइम पीरियड, एक चक्कर मारने का समय डाल दिया, क्योंकि एक चक्कर में ही क्यू चार्ज पास कर रहा है। तो क्यू बटा टी में क्या होता है कि कितना चार्ज पास किया और कितना समय लगा उसको पास होने। तो हमारा करंट कितना आ गया, जरा देख लीजिए आप कि करंट हमारा क्या आ गया। करंट आ गया हमारा दिस इज इक्वल टू, ये देखिए 2 से 2 तो कट गया, बचा क्या बेटा क्यू ओमेगा अपॉन पाई आर स्क्वायर, क्यू ओमेगा अपॉन पाई आर स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये dx है बेटा, ये dx, ये निकल गया करंट। अब इस रिंग का फील्ड लिखिए, सेंटर पे कितना फील्ड होता है बी ड्यू टू रिंग, ड्यू टू रिंग बताइए। रिंग का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई 2r। आई करंट है रिंग में, आर उसका रेडियस है, तो यहाँ पे तो रेडियस जो है आर ही है, और आई का वैल्यू डाल दीजिए तो क्यू ओमेगा बटा पाई आर स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या आ गया बेटा बताइए? ये हो गया हमारा, सॉल्व करेंगे तो ये स्मॉल फील्ड हुआ एक रिंग का, चूंकि बहुत सारा रिंग यहाँ पे है तो सभी का फील्ड जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ले लीजिए, ये देखिए कितना आएगा म्यू नॉट क्यू ओमेगा अपॉन ट्वाइस पाई आर क्यू और एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स, ये है एक्स डी एक्स। तो टोटल फील्ड क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दीजिए तो टोटल फील्ड निकालेंगे तो क्यू ओमेगा अपॉन ट्वाइस पाई आर क्यू, और इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा एक्स डी एक्स। ये सभी फील्ड को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सभी फील्ड का जो रिंग का फील्ड है की तरफ होगा। जैसे मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज हम दिए हैं और ऐसे घुमा रहे हैं, तो सभी का करंट तो इसी तरफ है, जिधर पॉजिटिव चार्ज है उधर ही है। तो ऐसे सर्कल करेंगे, ऐसे कर्ल करेंगे फिंगर को, तो सभी का फील्ड बाहर होगा। यदि ऐसे घुमाए हैं तो सभी का अंदर होगा, तो सभी का फील्ड एक ही तरफ है, तो जुड़ जाएगा और लिमिट हो जाएगा 0 से r। तो कितना हो जाएगा b बराबर, यह हो जाएगा म्यू नॉट क्यू ओमेगा ट्वाइस पाई आर क्यू इंटू एक्स डी एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2। तो कितना हो जाएगा बेटा बता दीजिए? ये आ जाएगा हमारा, तो बेटा यहाँ पे इसको आप कटा सकते हैं, आर स्क्वायर से एक तो ये कट जाएगा, तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए? बी हमारा हो जाएगा म्यू नॉट क्यू ओमेगा अपॉन 4 पाई आर, एक आर स्क्वायर से आर कटा दीजिए, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर म्यू नॉट क्यू ओमेगा बाई 2 पाई आर नहीं है 4 पाई आर होगा, इसको 4 याद कर लीजिए और इस रिजल्ट को याद रखिए, इस रिजल्ट को याद कर लीजिए, इस प्रकार से याद कर लीजिए कि यदि किसी रिंग का जिसका रेडियस आर है, हम चार्ज क्यू देके ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाते हैं, कितना से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक इंडक्शन का वैल्यू ये होता है क्यू नॉट
क्यू ओमेगा बाई 4 पाई आर। तो यही हमारा बेटा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसका रिजल्ट याद रखिए, क्योंकि इतना करेंगे तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा आपका, और डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछता है तो क्यों ना हम इसको डायरेक्ट ही याद कर लें। कभी कभी याद भी कीजिए, नहीं याद करेंगे, हर चीज को कैलकुलेट करेंगे तो एग्जाम में समय बहुत लिमिटेड होता है। तो चीजों को, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं उनको याद रखिए। वो सिर्फ ना आपके क्वेश्चन तैयार हो गए एक तो रेडीमेड, बल्कि अलग अलग क्वेश्चंस में भी वो आपको काम देगा। जहां इस फॉर्मूले का जरूरत है फट से लगा के और आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत बेनिफिट है मेमोरी का। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में केवल समझना ही है, समझना तो है ही, समझने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसको रटना भी सीखिए, कि रट के हम याद भी रखें। ठीक है ना? तो चलिए, आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ पूछना हो तो आप हमको कमेंट कीजिएगा। तो बच्चा लोग, एक हमारे पास बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आया है। एक क्वेश्चन में अच्छा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है जिसको ऑरिजिन से छोड़ा गया है, और वो रेस्ट से छोड़ा गया है, क्योंकि क्वेश्चन लिखता है कि स्टार्ट्स फ्रॉम ऑरिजिन। तो स्टार्ट्स फ्रॉम ऑरिजिन का मतलब है कि वो रेस्ट से चला है, और जब वो स्टार्ट किया मोशन तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का सामना करना पड़ा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ है ई नॉट आई, और मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है बी नॉट के। और जब वह चार्ज पार्टिकल x, -3, 0 पर पहुंचता है तो इसकी जो वेलोसिटी हो जाती है इस पॉइंट पर जाकर के, वो वेलोसिटी 4i + 3j हो जाता है चार्ज पार्टिकल की। तो बताना यह है इसमें x की कितनी वैल्यू रही होगी। तो हमें लगता है कि बहुत बेहतरीन सवाल है। अब जाहिर है हमको x फाइंड करना है, तो एक इक्वेशन तो लाना होगा। इस पॉइंट पर जाकर के वेलोसिटी कितनी हो जाती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे मौजूद, और वो कांस्टेंट है। बेटा ऐसा है कि हमको एक चीज पता है, पता यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा के वर्क करेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का कोई वर्क नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कभी कोई वर्क करता नहीं है। वो वेलोसिटी से 90 डिग्री पे होता है। तो एफ डॉट वी उसका पावर ही 0 होता है। पावर 0 मतलब वर्क 0। तो यदि हम वर्क एनर्जी थ्योरम से सोचें, किससे, वर्क एनर्जी थ्योरम से सोचें, तो क्या हो जाएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम से यदि हम सोचेंगे तो आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि वर्क जो हमको निकालना होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना होगा, प्लस मैग्नेटिक फील्ड का तो 0 होता ही है, बी का निकालना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क को हम लिख सकते हैं एफ डॉट एस लिख सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड का तो वर्क 0 होगा ही। अब जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स होता है क्यूई होता है, क्यूई वेक्टर, इसको आप लिख दीजिए क्यू ई वेक्टर, और डॉट एस। डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है बेटा वो हो जाएगा xi - 3j, चूंकि कोऑर्डिनेट मालूम है, शुरू का 0 0 अब बाद का ये है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लिखते हैं कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। देखिए डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है ये होता है डेल्टा xi प्लस डेल्टा yj प्लस डेल्टा zk, जहां xyz कोऑर्डिनेट है और डेल्टा मतलब उसका चेंज। यही डिस्प्लेसमेंट का कोऑर्डिनेट के टर्म में फॉर्मूला होता है। अब क्या है बेटा कि E को यदि हम पुट कर दें ई नॉट आई, और डेल्टा x मतलब x - 0, शुरू में तो ऑरिजिन पे था तो 0 था, तो x - 0 यानी कि xi, -3 में से फिर ऑरिजिन पे था तो 0 था y भी, तो -3 में से 0 घटाएंगे तो -3j। k जो है वो तो 0 ही है, तो वहां भी 0 है, तो केवल तो टर्म ही खत्म हो जाएगा। तो i का i के साथ डॉट आप लेंगे तो q ई नॉट x, j के साथ 0। यही बेटा वर्क डन हुआ, यही टोटल वर्क डन हुआ। और टोटल वर्क डन जो होता है वर्क एनर्जी थ्योरम से बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम लिख सकते हैं कि W टोटल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। W टोटल बेटा निकल गया Q ई नॉट x, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ m v स्क्वायर, यहां से v निकाल लीजिए, √4² + 3²।
25 का रूट 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और इनिशियली तो रेस्ट में था ये, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बेटा 0 है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 25m अपॉन ट्वाइस q ई नॉट। यही हमारा x का वैल्यू हो गया 25m बाई 2q ई नॉट, ऑप्शन बी। तो हम समझते हैं कि एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ बच्चा गलती कर देता है, गलती ये कर देता है कि फोर्स को यहाँ वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कर देता है। तो फोर्स बेटा यहाँ दो है, QE भी है और QV क्रॉस B भी है, ये ध्यान रहे दोनों है। मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होता है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स को आप वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूरे फोर्स को आप वेलोसिटी के परपेंडिकुलर यहाँ नहीं कर सकते हैं, दोनों फील्ड मौजूद है, ठीक है ना, ये बात है। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स तो हमेशा वेलोसिटी से 90 डिग्री पे लगता ही है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। तो वैसे करके भी आप सवाल चाहें तो बना सकते हैं, ये हमें इजी लगा मेथड। अदरवाइज आप मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स और वेलोसिटी को डॉट जीरो करके भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिसमें आपको सहूलियत, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। क्योंकि हमारा प्रयास हमेशा यही है कि जब भी क्वेश्चंस आए तो कुछ नयापन लेकर आए, उसमें कुछ नयापन हो, घिसे पीटे क्वेश्चन नहीं हो, कुछ हम लोगों को सोचना पड़े, उसी तरह का क्वेश्चंस बेटा लेकर आते हैं। कितना अपने मकसद में हम कामयाब हो रहे हैं ये तो आप हमें कमेंट से बताएंगे कि मैं किस हद तक आपके लिए, आपके जो एक्सपेक्टेशंस हैं हमसे, उस पर मैं खरा उतर रहा हूं। तो खैर आप प्रयास कीजिए, पढ़ते रहिए, और यदि कुछ लगे कि कुछ कमी है तो हमें बताते रहिए, सुझाव देते रहिए, मैं उसी के अनुसार आगे बढ़ूंगा। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात को और रात कहें, है ना।